नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप कुमार जीएनसी सिरसा आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत करता हूं। पीछे हमने जो वीडियो बनाई उसमें यथार्थवाद के सिद्धांत को पढ़ा, मार्गेंथोवाद को पढ़ा, और जिस तरह यथार्थवाद में प्रोफेसर मार्गेंथो शिकागो विश्वविद्यालय का नाम आता है, उसी तरह हमारे व्यवस्था सिद्धांत में मेटन कैप्लॉन का नाम आता है। व्यवस्था सिद्धांत में उन्होंने 6 तरह के प्रतिमान बताए हैं, जिसमें से पहला है शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। पहले हम लेते हैं शक्ति संतुलन व्यवस्था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं या 19वीं शताब्दी का जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है उससे काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जिसको हम एक तो उसको आवश्यक कार्यकर्ता मानते हैं, दूसरे को लघु कार्यकर्ता मानते हैं। आवश्यक कार्यकर्ताओं में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन जैसे, और जो लघु कार्यकर्ता है उसमें छोटे छोटे देशों को शामिल किया जा सकता है। शक्ति संतुलन जो ये व्यवस्था है इसमें 6 नियम है जो अपरिहार्य है, यानी पहली अवस्था के 6 सब नियम है। जैसे प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, परंतु युद्ध के बजाय समझौते का सहारा लेना चाहिए, कि हर जो कार्यकर्ता है, आवश्यक कार्यकर्ता जो बड़ा स्टेट है, उसको अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए और युद्ध के बजाय समझौते का सहारा लेना चाहिए। दूसरा, यदि समझौते के कारण अपनी क्षमता नहीं बढ़ाता है या बढ़ाने में कठिनाई होती है उसको, तो उसको युद्ध का भी सहारा ले सकता है, पर ये युद्ध है वो अंतिम उपाय के रूप में उसको यूज करना चाहिए। तीसरा नियम है, किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने के बजाय युद्ध को बंद कर देना चाहिए। यदि वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए युद्ध का सहारा लेता है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे आवश्यक कार्यकर्ता को ख़त्म नहीं करना है। और कोई इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यदि कोई कार्यकर्ता कोई विशेष सुविधा आधिपत्य स्थापित यानी विशेष स्थिति प्राप्त करना चाहता है जो दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए हानिकारक हो, तो उस चीज़ का उनको विरोध करना चाहिए। तीसरा, पराजित जो इस युद्ध में हारता है, पराजित होता है, उस कार्यकर्ता को फिर से इस व्यवस्था में प्रवेश देना चाहिए, ताकि आवश्यक कार्यकर्ताओं की संख्या कम न हो और शक्ति संतुलन व्यवस्था बनी रहती है। आगे इसके बारे में बताया कि पहले जो 2 नियम है वो सामाजिक पद्धति के अंतर्गत किसी राजनीतिक उप पद्धति का अस्तित्व नहीं मानते हैं, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकर्ता को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसको या फिर स्वयं को इतनी क्षमता रखनी चाहिए जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीयता के सिद्धांत के ये प्रतिकूल होता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र है वो अपनी सीमा से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता। चौथा और 5वां नियम है वो यह प्रतिबिंब होता है उससे कि आवश्यक कार्यकर्ताओं के समूह का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधिपत्य कायम किया जा सकता है, यानी कोई भी राष्ट्रीयकर्ता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधिपत्य जमा सकता है, और दूसरे कार्यकर्ताओं जो आधिपत्य है वो दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। छठा नियम ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता उन व्यवहारों पर निर्भर करती है जो व्यवहार शक्ति संतुलन व्यवस्था के नियमों के अनुकूल है। यदि आवश्यक कार्यकर्ताओं की संख्या घट जाएगी तो शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थायित्व आ जाएगा। यानी छठा नियम क्या कहता था कि हर राष्ट्र जो पराजित राष्ट्र है उसको व्यवस्था में शामिल कर लेना चाहिए, तो इससे क्या है कि संख्या बराबर बनी रहेगी और शक्ति संतुलन व्यवस्था वाली जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तो ये पहली अवस्था थी। अब हम चलते हैं, जब मेटन कैप्लॉन ने कहा है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था में परिवर्तित रूप को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहता है, बाईपोलर सिस्टम वो कहता है, जिसके 2 रूप उसने बताए हैं। पहला रूप शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और दूसरा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था।
अब पहले हम लूज बाइपोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो शिथिल है, लोचदार है। उसकी स्थापना जब शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था के व्यवहार में स्थापना नहीं हो सकती है तो उसके स्थान पर काफ़ी समय तो विश्व राजनीति में अस्थिरता रही, और उस अस्थिरता के बाद में शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन की व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में बनी गई, जिसमें एक तरफ वार्सा था और दूसरी तरफ नाटो था। एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ अमेरिका था। इन दोनों महाशक्तियों के चारों ओर कुछ लघु शक्तियां, निर्गुट राज्यों के समूह घिरे रहते थे, और जिसे निर्गुट राज्यों में एक छोटा सा गुट सा होने के कारण बड़ी शक्तियां शिथिल बनी रही। यानी इन दोनों शक्तियों के बीच में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम है, वो बीच में रहा। इस वजह से दोनों में किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ, उसमें शिथिलता बनी रही। और ये जो व्यवस्था थी, ये शक्ति संतुलन व्यवस्था में से कई अर्थों से भिन्न थी, क्योंकि इसमें सभी, जैसे शक्ति संतुलन व्यवस्था में सभी राष्ट्रों को एकीकृत किया जाता है, और इस व्यवस्था और किसी गुट को आधिपत्य जमाने से रोका जाता है। इसके विपरीत जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है, उसमें एकीकरण की भूमिका वस्तुतः समझौता कराने की रहती है। यानी इसमें रोका नहीं जाता बल्कि समझौता कराया जाता है। इसकी भूमिका अदा करने वाला कर्ता, जैसे निर्गुट राष्ट्र है, किसी गुट का सदस्य न होकर प्रतियोगी गुटों में समझौता कराने की भूमिका करता है। यानी जो शक्ति संतुलन व्यवस्था में तो अंदर का ही व्यक्ति है वो समझौता कराता है, लेकिन इसमें निर्गुट जो दोनों गुटों से अलग है वो अपनी भूमिका निभाता है। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कई प्रकार के कर्ता होते हैं, जैसे गुटीय कर्ता अमेरिका और रूस, गैर सदस्य कर्ता निर्गुट राष्ट्र, सार्वभौमिक कर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र। जबकि शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था है उसमें आवश्यक राष्ट्रीय कर्ताओं की ही प्रभावकारी भूमिका होती है। यानी आवश्यक राष्ट्रीयकर्ता यानी जो बड़े राष्ट्र है उन्हीं की प्रभावी भूमि होती है। निर्गुट और संयुक्त राष्ट्र जैसे कोई संघ नहीं होते। इसके लिए उन्होंने 12 तरह की चीज़ें बताई है या 12 नियम बताए हैं। पहले में 6 थे, इसमें बढ़ के 12 हो जाते हैं। यानी कि पहला नियम यही है कि इसमें एक गुट है वो दूसरे गुट को ख़त्म करना चाहता है। दूसरा नियम ये है कि जो गुट हैं वो युद्ध के बदले समझौता करना, बड़े युद्ध के बदले छोटा युद्ध लड़ना, विपक्षी गुट को समाप्त करने में असफल होने के बजाय निर्धारित खतरों और लागत को ध्यान में रखते हुए बड़ी लड़ाई चाहेंगे। यानी वो ये जो गुट हैं आपस में वो या तो समझौता करेंगे या समझौता के नहीं होगा तो छोटा युद्ध करेंगे या फिर सीमित युद्ध करेंगे। समाप्त करने में यदि असफल होते हैं तो वो जो खतरे हैं उनकी लागत को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा अपनी क्षमता बढ़ाना चाहेंगे। सभी गुटकर्ता विपक्षी गुट को आधिपत्य जमाने देने के बजाय लड़ाई लड़ना चाहेंगे, और सभी निर्गुट सदस्य अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले कर्ताओं के साथ संबंध करना चाहेंगे। गुटों के कर्ता अपने गुट की सदस्यता में वृद्धि करना चाहेंगे। तो ये ऐसे 12 नियम हैं जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है उसमें काम करते हैं। इस अवस्था में काफ़ी अस्थायित्व होता है, स्थायित्व नहीं होता है। और इस शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था के विपरीत इसमें भूमिका विभेदन, रोल डिफरेंशिएशंस की भूमिका अधिक होती है। यदि किसी भूमिका के निर्वाह दूसरी भूमिका को नज़रअंदाज कर किया जाता है तो यह व्यवस्था रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक गुट का कर्ता दूसरे गुट के कर्ता को समाप्त कर देता है तो यह व्यवस्था पद सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यदि विश्वव्यापी उद्देश्यों का समर्थक कर्ता अपनी भूमिका का ठीक से निर्वाह करता है तो व्यवस्था विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रूपांतर हो जाएगी। यानी सभी को अपने काम करते हैं। यदि कोई भी अपना काम करने में असफल रहता है या फिर कोई अपनी भूमिका बढ़ा देता है तो फिर ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और उसके जगह फिर दूसरी दृढ़
द्विध्रुवीय व्यवस्था, टाइट बाइपोलर सिस्टम आ जाएगा। टाइट बाइपोलर सिस्टम में क्या है कि ये जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है उसका रूपांतरित रूप है, जिसमें जो गैर गुटीय, तटस्थ या निर्गुट तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक जैसे यूएनओ के जो सदस्य हैं, या तो वो खत्म हो जाएंगे या वो महत्वहीन हो जाएंगे। परंतु इस व्यवस्था की स्थायित्व की गारंटी तभी होगी जब दोनों गुटों का सोपानीय रीति से संगठन हो, यानी हायरार्की सिस्टम में दोनों गुट होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस अवस्था में मध्यस्थीकरण से संबंधित भूमिकाओं का अभाव होगा, यानी बीच बचाव की कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो गुट निरपेक्ष और यूएनओ जैसे संगठन है वो खत्म हो जाते हैं। और एक तरह से दुष्क्रियात्मक तनाव, डाइसफंक्शनल टेंशन्स के बढ़ाने की संभावना इसमें रहती है और इसमें स्थायित्व का अभाव रहता है। अब चौथा आता है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में असफलताओं के प्रकारों का विस्तार करने से बनती है। यानी जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो असफल रहती है तो उसमें फिर विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी आ जाती है। इसमें विश्वव्यापीकर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि राष्ट्रीयकर्ताओं के मध्य होने वाले युद्धों को वो रोक सके। यानी इस विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो यूएनओ जैसा संगठन है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वो दोनों जो गुट है उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। इस व्यवस्था में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थककर्ता और गैर गुटीयकर्ताओं का प्राबल्य रहेगा, यानी उनका प्रभाव रहेगा। गैर गुटीय नाम वाले और जो यूएनओ उनका प्रभाव यहाँ रहेगा। और राष्ट्रीयकर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और वो अधिकतम शक्ति, यानी जो बड़े मेन करेक्ट एक्टर थे वो भी बने रहेंगे, लेकिन वो अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह ये व्यवस्था है वो चलती रहेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था के समान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और उपव्यवस्था के समान है, सब सिस्टम की तरह है, किंतु यह उपव्यवस्था परिसंघात्मक किस्म की होती है, कन्फेडरेशंस की तरह होती है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के भूभागों के आधार पर प्रचलित होती है, न कि मनुष्यों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से। जब विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पास समुचित शक्ति का अभाव होता है, यानी जब यूएनओ और इनके पास जब अपनी शक्ति का अभाव होता है तो ये व्यवस्था स्थायी नहीं बन सकती। इसके स्थान पर फिर सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता है। सोपानीय व्यवस्था भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। संगठन के भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा फंक्शनल जो तत्व है उस पर अधिक सुदृढ़ होती है। इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता पूरे विश्व को समेट लेता है, यानी जब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो टूटती है तो उसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो जाए। उसमें क्या होता है, एक कोई राष्ट्र है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा या एक जो एक्टर है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो संपूर्ण जो विश्व व्यवस्था है उस पर अपना कब्जा कर लेगा और उस व्यवस्था से सिर्फ एक वो ही राष्ट्र अलग रहेगा, सारे राष्ट्र उसके अधीन आ जाएंगे। ये दो तरह की हो सकती है, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक। निर्देशात्मक जब होगी जब कोई तानाशाही राज्य ऐसा करता है, जैसे जर्मनी या फिर इटली, जो नाजी और फाशीवादी ताकतें थे, यदि वो कब्जा कर लेगी तो फिर निर्देशात्मक होगा। और कोई प्रजातांत्रिक देश की जो प्रचलित नियमों पर आधारित कोई राष्ट्र है या फिर उस आधार पे कोई व्यवस्था बनती है प्रजातांत्रिक देश के प्रचलित नियमों के आधार पर, तो वो गैर निर्देशात्मक कहलाती है। तो इससे फिर ये भी स्थायित्व इसमें काफ़ी कम रहता है, क्योंकि एक समय के बाद में हर राष्ट्र है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसके स्थान पर फिर इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिट वीटो इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हर राष्ट्र के पास अपनी इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरे राष्ट्र को का सामना कर सके या फिर उसको ख़त्म कर सके। यानी हर व्यवस्था है उसके पास वीटो अधिकार होता है और उसकी इतनी
बड़ी शक्ति होती है, अपना सुरक्षा करने में की उसमें सामर्थ्य होता है। और जब भी कभी युद्ध होगा तो वो जो विपक्षी राष्ट्र है उसको ख़त्म करने की शक्ति उसमें होती है। ये व्यवस्था पारस्परिक धमकी पर आधारित होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान का इशू ले लें, हर बार पाकिस्तान भारत को धमकी देता रहता है कि हमें यदि कुछ हुआ तो हम परमाणु युद्ध से भारत को नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या है कि बहुत समय तक युद्ध का खतरा टलता रहता है, क्योंकि हर कोई भी राष्ट्र अपने को खतरे में डालकर कभी भी युद्ध लड़ना नहीं चाहेगा, या अपनी सुरक्षा की कीमत पर कभी भी विश्व व्यवस्था में चेंज करना या फिर किसी राष्ट्र को अपने अधीन करने का कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि आजकल आणविक अस्त्र शस्त्रों का मामला चल रहा है, युद्ध इस समय है, तो इस वजह से कोई भी राष्ट्र ऐसा करने में सफल नहीं होता है। तो ये मार्गेंथो के हमने 6 नियम देखे हैं। जिस तरह मार्गेंथो के नहीं, कैपलन के 6 नियम देखे हैं, उसी तरह जिस तरह मार्गेंथो के 6 नियम थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।